हेलो फ्रेंड, आज हम लोग शुरू करेंगे एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ये नया चैप्टर है हिस्ट्री का। आगे की तरफ इस एपिसोड को बढ़ाते हुए अगला प्रश्न देखेंगे, हम्पी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें या विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों के बारे में लिखें। ये दोनों प्रश्न का एक ही आंसर है। आइए आंसर देखते हैं। हम्पी नगर कर्नाटक में है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर के राजाओं की स्थापत्य कला में रुचि हम्पी नगर में निर्मित इमारतों से दृष्टिगोचर होती है, जहाँ के प्रमुख स्मारकों में विट्ठल मंदिर तथा हजारा का राम मंदिर है। विट्ठल मंदिर का निर्माण 1513 ईस्वी में राजा कृष्णदेव राय ने कराया था। इन मंदिरों में दो रंग स्तंभ हैं। हम्पी में राजकीय भवन पर कोटे के भीतर बने थे। हजारा राम मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने 1520 में कराया था। तो आम भाषा में समझिए कि ये हो गया आपका भारत और यहाँ पर है कर्नाटक। कर्नाटक में एक जगह पड़ता है हम्पी। हम्पी राजधानी थी किसकी? विजयनगर की। तो विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक में। विजयनगर की राजधानी कहाँ है? तो हम्पी है। एक इम्पोर्टेंट बात। दूसरी बात, यहाँ के जो राजा थे उनकी रुचि कलाकृति स्थापत्य कला में बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से अलग अलग इमारतें वहाँ बनाई गई है। इसमें कुछ इमारतें प्रमुख है जिसका नाम याद रखना है। पहला, विट्ठल मंदिर। क्या नाम याद रखना है? विट्ठल मंदिर। और दूसरा हजारा राम मंदिर। ये दो मंदिर का नाम याद रखना है। इम्पोर्टेंट स्थापत्य कला में से एक है। विट्ठल मंदिर का निर्माण 1513 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने कराया था। कब? 1513 में। और ये जो हजारा मंदिर है ये 1520 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। किसने? कृष्णदेव राय ने। तो दोनों का निर्माण किसने कराया? कृष्णदेव राय ने। और कृष्णदेव राय के बारे में लिखिएगा कि विजयनगर में 4 वंश आए। 4 वंश में सबसे महानतम जो राजा आया उसका नाम था कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताएं बताएं। तो विरूपाक्ष की 2 विशेषता आपको बतानी है। तो 2 विशेषता कौन कौन सी है? चलिए पहले समझ लेते हैं। विरूपाक्ष के स्तंभ को देखते हुए उस पर अनेक वनस्पतियों के चित्रों के साथ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की आकृति को मूर्तिबद्ध किया गया है। इसके द्वारा यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि व्यक्ति द्वारा हरियाली, वन्य जीव जंतु आदि को संरक्षण प्रदान किया जाए। तो विरूपाक्ष के मंदिर का जो स्तंभ है ना, ये स्तंभ हो गया। स्तंभ पर 2 खास बात बता रहा हूँ। पहला है वनस्पति। वनस्पति आप जानते होंगे, पेड़ पौधा, इसका चित्र मिलता है। और पशु पक्षी, बहुत प्रकार के पशु पक्षी का भी चित्र मिलता है। तो ये दोनों चित्र को इस पे दर्शाया जाना इस बात का संकेत है कि वहाँ के लोग पशु पक्षियों को बहुत ज़्यादा संरक्षित करते रहे होंगे। तो आप समझ गए विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषता कि उसके स्तंभ पर एक तरफ वनस्पतियों का चित्र है और दूसरी तरफ क्या है? पशु पक्षियों का चित्र है। बहुत सारा चित्र बनाया गया। तो 2 विशेषता हो गई। अब खास बात क्या, ये किस बात का संकेत कर रहा है? ये सब जो चित्र है, ये सब चित्र प्राकृतिक प्रेम की ओर संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है कि उस समय में लोग वनस्पति और पेड़ पौधों की बहुत अच्छे से देखभाल करते रहे होंगे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कैसे की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। आप जानते होंगे कि ये भारत के दक्षिण में ही कर्नाटक पड़ता है और उसी में विजयनगर है। यह साम्राज्य रायचूर दोआब के दक्षिण भाग में, देखिए दोआब उसको कहते हैं, 2 नदियों के बीच का जो जगह होता है उसको दोआब कहते हैं। रायचूर दोआब के उत्तरी भाग में बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। विजयनगर साम्राज्य यदि हिंदुओं का साम्राज्य था तो बहमनी एक मुस्लिम का साम्राज्य था। इस समय उत्तर भारत में तुगलक सुल्तान, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था, उसी का शासन था। विजयनगर साम्राज्य में क्रमशः 4 वंशों ने शासन किया। इसके संस्थापकों में संगम वंश के प्रमुख राजा, एक का नाम हरिहर और एक का नाम बुक्का था।
बहुत आसान भाषा में समझिए आप इसी सवाल को। देखिए, विजयनगर की स्थापना सबसे पहले 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया। ठीक, अब देखिए, रायचूर जगह का नाम है, दो आप था, एक उत्तरी भाग में, यानी उत्तरी भाग हो गया ऊपर वाला और दक्षिणी भाग हो गया नीचे वाला। तो उत्तरी भाग में जो विजयनगर के, खास ध्यान रखिएगा, दिशा याद रखिएगा, उत्तरी भाग में बहमनी साम्राज्य था। ये जो उत्तरी भाग हुआ, एक बार मैं आपको भारत का मैप बना दूं, उसके बाद आपको चित्र ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए, ये हो गया भारत का मैप। अब भारत के मैप में यहाँ पर हो गया कर्नाटक। अब कर्नाटक में मान लीजिए विजयनगर, तो ये उत्तर दिशा में बहमनी साम्राज्य था और नीचे की दिशा में जो था वो विजयनगर था। ये बात समझ में आ गया। अब ये सवाल उठता है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी या कब की थी? तो 1347 ईस्वी में किसने किया था? अलाउद्दीन बहमद शाह ने। अलाउद्दीन बहमन शाह ने किसकी स्थापना की? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। और जब ये सब राज्य की स्थापना हो रही थी, उस समय में ये जो आपके भारत का राजा था, भारत आप समझ गए होंगे कि यानी दिल्ली वगैरह में जो राज कर रहे थे, तो ये हो गया उत्तर भारत। तो ये इस जगह पर जो राजा थे उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पगला राजा के नाम से जाना जाता है। हालांकि वो बहुत विद्वान व्यक्ति था। अब एक बात और जान लीजिए, चलिए, तो हरिहर और बुक्का ने स्थापना की 1336 ईस्वी में। अच्छा, उसी के उत्तर भाग में क्या था? बहमनी साम्राज्य था, जिसकी स्थापना बहमन शाह ने किया। और तीसरी बात इम्पोर्टेंट है कि उस समय में जो राज कर रहा था हिंदुस्तान में, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। अब जानिए एक और बात, खास बात, कि इसमें जो विजयनगर है उसमें कितने राजवंशों के राजा ने शासन किया? तो 4 राजवंश ने शासन किया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि विजयनगर कालीन सिंचाई व्यवस्था की विवेचना कीजिए। मतलब विजयनगर का जब राज्य चल रहा था, यानी विजयनगर में जब राजा लोग थे, तो उस समय में सिंचाई का क्या व्यवस्था था? तो विजयनगर की जल आवश्यकता को तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड से पूरा किया जाता था। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। इस नगर के चारों ओर स्थित पहाड़ियों से अनेक जलधाराएं आकर तुंगभद्रा नदी में मिलती है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, विजयनगर है, इसमें तुंगभद्रा नदी से ही सिंचाई का मेन सोर्स था, यानी नदी का नाम है तुंगभद्रा। इसके अलावा पहाड़ी इलाका है, तो कई जगह से पानी आकर के अलग अलग जगहों से गिरता है। अगले अगर बात करें पॉइंट की, तो लगभग सभी जलधाराओं के एक साथ बांधकर अलग अलग आकारों के हौज, यानी विशाल तालाब जिसको आप कह सकते हैं, बनाए गए थे। चूँकि विजयनगर दक्षिण प्रायद्वीप की सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था। शुष्क मतलब सूखा होता है, इसलिए पानी को इकट्ठा करके शहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंधन की जरूरी समझा जाता था। और विजयनगर साम्राज्य और रायों ने ऐसा ही किया। उदाहरण के लिए एक ऐसे महत्वपूर्ण हौज में से एक 15वीं शताब्दी में शुरू सालों में बनाया गया था, जिसे आजकल कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। इस हौज के पानी आसपास के खेतों की सिंचाई किया जाता था, बल्कि इसे नहरों के माध्यम से राजकीय केंद्रों तक ले जाया जाता था। जल संबंधी संरचनाओं में से एक हरिहर नहर को आज भी देखा जा सकता है। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध पानी से लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र, शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी संचित प्रयोग में किया जाता था। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं ने करवाया था। देखिए, इतनी बात याद नहीं रहेगा, तो आप भी जानते हैं तालाब से सिंचाई और नहर से सिंचाई करवाई जाती थी। उस समय में बड़े बड़े तालाब बनवाए जाते थे ताकि पानी इसमें जमा रहे और जब भी सिंचाई की ज़रूरत हो तो इससे हम सिंचाई कर लें। और तुंगभद्रा नदी बहती थी। ये 3 बातें याद रखेंगे, तुंगभद्रा नदी, बड़े बड़े तालाब और नहर। बस यही 3 बात से आपका आंसर हो जाएगा, इतना बड़ा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला है आयागार व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं? समस्त राज्य प्रांतों में विभक्त था, प्रांत मंडल में विभक्त था, मंडल जिले में विभक्त था, वलनाडु नाडु में विभक्त था, नाडु गांव की बड़ी राजनीतिक इकाई थी। विजयनगर राज्य के स्थानीय शासक के परिवर्तन ने आयगर व्यवस्था की शुरुआत की गई। प्रत्येक ग्राम में स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित प्रशासन में 12 व्यक्तियों का समूह दिया गया था। यह समूह आयागर कहलाता था। ये व्यक्ति राजकीय अधिकारी थे। इनका पद आनुवंशिक होता था। वेतन के रूप में लगान और कर मुक्त भूमि दी जाती थी और आयगर ग्राम प्रशासन को देखभाल करते थे और गांव
में शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। इतनी बात आपको नहीं समझ में आया होगा, आप समझिए अच्छे से। देखिए असल में आप जानते होंगे कि एक राज्य किस में बटा होता है, राज्य जिला में बटा होता है, आप जानते होंगे। तो उस समय में प्रांत जो था, राज्य जो था वो प्रांत में विभक्त था। मान लीजिए देश है तो देश राज्य में बटा हुआ है, तो उस समय में राज्य इसको कह लीजिए। तो राज्य किस में बटा रहेगा, प्रांत में। अब प्रांत किस में, जिला में अभी बटा रहता है, तो उस समय मंडल में बटा रहता था। फिर मंडल किस में बटा रहता है, तो आज भी ऐसा ही होता है कि मंडल जो होता है एक बड़ा क्षेत्र होता है, उसमें कई जिले आते हैं, तो मंडल हो गया। मंडल के बाद जो है जिले आते हैं, जिले इसको उस समय में वलनाडु कहते थे। और जिला किस में, नाडु में, जिसको आजकल प्रखंड कहते हैं, नाडु में बटा रहता था। और नाडु किस में बटा रहता था, गांव में। तो इस तरीके से शासन व्यवस्था थी। इतना नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए। देखिए उस समय में क्या करते थे राजा, 12 व्यक्तियों का समूह बनाते थे अपने राज्य के लिए, कि ताकि अच्छे से इसकी देखभाल कर सके, किसी को लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए 12 लोगों का समूह बनाते थे। और ये समूह जो होता था खानदानी होता था, मतलब अनुवांशिक। बाप मर गया तो फिर बेटा बहाल होगा, बेटा मरा तो पोता बहाल होगा, इसी तरीके से बहाल होता रहता था। और इन लोगों को ना काम के बदले पैसा नहीं दिया जाता था, बल्कि एक ऐसी ज़मीन दी जाती थी जिस पर राजा टैक्स नहीं लगाता था, यानी कर नहीं लगाता था। और ये जो व्यवस्था थी उसी को आयगर व्यवस्था कहा जाता था। और ऐसे आयगर ग्राम कहलाते थे इन लोगों को कहा जाता था, जो लोग इसका काम करते थे और देखभाल करते थे। आसान भाषा में राजा के लिए काम करने वाले लोग आयगर कहलाते थे। और उसको ऐसी ज़मीन दी जाती थी जिस पर वो कुछ भी करे उस पर टैक्स नहीं लगता था। और ये जो पद होता था वो परंपरागत होता था। अगला प्रश्न है, विजयनगर की स्थापत्य कला का वर्णन करिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की 2 विशेषता, आप ऊपर में भी पढ़ लिए, वही क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो आप पढ़े थे विजयनगर की सिंचाई व्यवस्था से पहले, यहाँ देखिए विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषता, विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों के बारे में, इसको मिला के आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। चलिए फिर भी आंसर देख लेते हैं। विजयनगर राज्य साहित्य तथा कला की दृष्टि से अपने समकालीन राज्यों से कहीं आगे था। विजयनगर राज्य के नरेश यानी राजा जो होता है उसको नरेश कहा जाता है के समय में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं का साहित्य समृद्धि हुआ था। सायन तथा भाई माधव विचारायन ने वेदों की टीकाएँ लिखी। कृष्णदेव राय स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था और उसके अनेक महत्वपूर्ण साहित्यकारों तथा कलाकारों को अपनी दरबार में संरक्षण प्रदान किया था। वह काल साहित्य प्रगति में उत्कर्ष की काल था और संगीत, नृत्य कला, नाटक, व्याकरण, दर्शन, वास्तुकला और धर्म आदि के विषयों में उच्च कोटि के साहित्य की रचना किया गया है। समझिए स्थापत्य कला उस समय में क्या था कि बहुत सारा ज्ञान जो है लोगों के बीच मौजूद था। जैसे देखिए कौन कौन सा था, संगीत आप जानते होंगे, गाना जो होता है, नृत्य कला जो नाच होता है, नाटक आप जानते होंगे आज भी, व्याकरण भी जानते होंगे, दर्शन और वस्तु कला जो होती है, जो भी कारीगरी वगैरह होता है, धर्म, ये सभी विषय पर अच्छे अच्छे विद्वान मौजूद थे। ये आप लिख दीजिएगा इतना भी तो आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए मंदिर वगैरह के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा। विजयनगर के वास्तुकला में बहुत प्रोत्साहन मिला। विजयनगर राज्य के राजाओं में अनेक प्रकार के सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। 2 मंदिर तो आपको पहले से ही याद है, विट्ठल का अस्थाई मंदिर है, रथ मंदिर, और कृष्णदेव राय ने इसको बनाया था। और हजारा का बना हुआ मंदिर, ये भी स्थापत्य कला का बेजोर उदाहरण। तो दोनों लिख लीजिएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। या वो दोनों प्रश्न जो आपको दिखाए हैं वो भी दोनों मिला के आंसर लिख दीजिएगा, तब भी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और शायद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक था। वह एक महान योद्धा एवं वीर सेनानायक था। सर्वप्रथम उसने अपने विद्रोही सामंतों का दमन किया। तत्पश्चात उसने बहमनी राज्य, उड़ीसा के उत्तराधिकारी राज्यों और पुर्तगालियों की बढ़ती हुई शक्तियों की ओर ध्यान दिया। आप जानते होंगे कि कोई भी राजा तभी महान बनता है जब वो एक अच्छा योद्धा होता है और एक अच्छा राजा होता है और एक वीर व्यक्ति होता है, किसी से नहीं डरता और कई राज्यों को जीतता है, तभी वो महान बनता है। तो देखिए विजयनगर में कृष्णदेव राय ने क्या क्या काम किया। देखिए पहला काम है बहमनी साम्राज्य से लड़ा और जीता भी। उड़ीसा का उत्तराधिकारी राज्य का उसको प्राप्त कर लिया। अब पुर्तगाली, ये तीनों से ये पंगा लिया और जीता कृष्णदेव राय। अच्छा ये तो बहादुरी की बात हो गई। अब कलाकारी की बात करें तो कृष्णदेव राय कला और साहित्य का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के निकट नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की। नगर का भी एक कोई पार्ट बना करके एक खूबसूरत जगह को बनाया उसने।
उसमें से अनेक भव्य भवनों और मंदिरों का निर्माण करवाया। उसने सिंचाई के लिए एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। वह विद्वानों की आदर करता था और स्वयं तेलुगु और संस्कृत भाषा का विद्वान और लेखक था। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, अमुक्त माल्यद ये किताब है, ये राजनीति पुस्तक है। और जमवंती कल्याणम ये संस्कृत की लिखी हुई है। ये दोनों कृष्णदेव राय ने ही लिखा है। बाकी तेलुगु, कन्नड़, तमिल इस सब में बहुत सारी कविता को लिखा है। कवि बहुत सारा था जो उसको ये बहुत प्रेम करते थे, अपने दरबार में रखते थे। और उसके काल में संस्कृत ग्रंथों की नकल करने वाले की अपेक्षा स्वतंत्र साहित्य का सृजन पर बल दिया गया था। इस प्रकार तेलुगु साहित्य में जो नवीन सूत्रपात हुआ वो किसकी वजह से हुआ? कृष्णदेव राय की वजह से हुआ। अगला हम्पी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वही आंसर आपका हो गया सेम पहला का, जो सवाल का जवाब होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही।